जय टेगी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आज की वीडियो अपन सीखेंगे कक्षा 10वीं का डे 14 पार्ट 1 गणित पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 चल रही है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। अगर आप सभी मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 13 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहाँ से डे 1 से लेके डे 13 तक मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहाँ से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। देखिए आज भी अपन सीखेंगे प्रश्न थर्ड का थर्ड वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपसे बोला है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिसम विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो रेखिक समीकरण युग्म कैसे बनती है? इसमें पहले कौन आता है? x आता है, फिर बीच में प्लस या माइनस आ सकता है, फिर y आता है, बराबर का कौन आती है? संख्या आती है। आगे संख्या लगा तो भी सही, नहीं लगा तो भी सही है। ये अपने पास होती है रेखीय समीकरण युग्म, जो आपने 3.1 में सीखी होगी, 3.2 में आपने सीखी होगी। इस तरह आपको रेखीय समीकरण युग्म बनाना है, दो रेखीय समीकरण युग्म बनाना है और आगे आपसे बोला है उनके हल प्रतिसम विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पेपर में आपके पास ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्रतिसम विधि द्वारा ही ज्ञात कीजिए। पेपर में केवल आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन बोलेगा। वो आपसे ये बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बोलेगा, आपकी इच्छा है कि आप प्रतिसम विधि द्वारा ज्ञात कीजिए या विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए या डायरेक्ट विधि ज्ञात कीजिए। आपसे पेपर में नहीं बोलेगा कि प्रतिस्थापन करना है, विलोपन करना है, डायरेक्ट करना है। आपकी इच्छा है, आपको दो समीकरण, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक प्रश्न बोलेगा, आपको दो समीकरण बनाना है, उसके बाद आप किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो पेपर में लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, इस लाइन से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। तो अपन टॉपिक करते हैं डियर स्टूडेंट, अपन स्टार्ट। देखिए आपसे बोला है, सबसे पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब भी भाषा वाला प्रश्न आते हैं ना तो पहले मानना पड़ता है x, बाद मानना पड़ता है y। तो सबसे पहले प्रश्न अपन को यही देखना है कि अपन x किसको मानना है, y किसको मानना है। देखिए आपसे बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले खरीदे हैं, 6 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में? 3800 में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। और आपसे बोला है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक बल्ले का प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, यानी आपको बताना है एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए की हुई। आपको प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान लेंगे रुपए में x और प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लेंगे रुपए में y। क्यों? रुपए में बात चल रही इसलिए अपन रुपए x मान लेंगे, रुपए y मान लेंगे। फिर यहाँ से बनाएंगे समीकरण 1, यहाँ से बनाएंगे आप समीकरण 2। फिर आप किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। आपका x का आंसर आ जाएगा और आपका y का आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे? रुपए में x। प्रत्येक बल्ले का मूल्य रुपए में x, प्रत्येक गेंद का मूल्य मानेंगे रुपए में y। और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य रुपए में क्या मान लेंगे अपन? y। ये माना अपन रुपए में y। अब क्या करोगे, आप पहला समीकरण बनाओगे, फिर आप दूसरा समीकरण बनाओगे। जब पहला समीकरण बनाओगे तो आप लिखो पहला प्रश्नानुसार, पहला प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। देखिए आप समीकरण कैसे बनाओगे, ध्यान से आप देखिए। आपसे क्या बोला, देखिए एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले हैं, कितने बल्ले हैं? 7 बल्ले हैं, 6 गेंद हैं, कितने रुपए में है? 3800 रुपए में है। अब देखिए 7 बल्ले हैं, कितने हैं? 7 बल्ले, देखो 7। अब बल्ले को अपन ने x माना, बल्ले को कितना माना अपन? x माना, तो 7 कितने होगा? बल्ले हुआ है, 7 बल्ले।
अब क्या बोला है 6 गेंद, तो आपने क्या लिखा 6 गेंद को आपने कितना माना y माना, तो कितनी गेंद हो गई 6 गेंद हो गई। ये 7 बल्ले, ये 7 बल्ले, ये 6 गेंद तो 6 गेंद, कितने रुपए में 3800 रुपए में, कितना लिखा आपने 3800 रुपए लिखा। अब बात आती है कि बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दुकानदार कोई व्यक्ति है, दुकानदार के पास जाएगा, बल्ले लेने जाएगा और गेंद लेने जाएगा, तो रुपए उसको मिला के देता है घटा के देता है? आपका जवाब होगा रुपए मिला के देता है। ये 4 बल्ले लेने गया 50 रुपए के, 5 गेंद लेने गया 30 रुपए के, कितने रुपए के भी गेंद लेने गया, बल्ले लेने गया, तो दुकानदार को रुपए मिला के देगा गेंद के और बल्ले के। ये तो नहीं कि गेंद के बल्ले के रुपए और मतलब बॉल के रुपए, गेंद के रुपए और बल्ले के रुपए घटा के देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो बल्ले के रुपए और गेंद के रुपए दुकानदार को मिला के देता है, इसलिए बीच में कौन आ जाएगा अपना प्लस आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार आपके पास आ गए समीकरण 1। अब बनाओगे आप दूसरी समीकरण, तो आपके लिखोगे पुनः दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। मैं यही करवा दे रहा क्योंकि बीच से पलटूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा जगह कम है इसलिए यही करवा दूसरा प्रश्नानुसार। तो पीछे पलटूंगा 12 पेज आगे पीछे पलटना पड़ेगा अपन को। अब देखो, अब दूसरा प्रश्नानुसार कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, सेम वही। अब क्या बोला है आपसे, 3 बल्ले हैं, कितनी गेंद है 5 गेंद है, कितने रुपए में 1750 में, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले आपने क्या माना x माना, तो 3 क्या हुआ है बल्ले हुआ है। अब 5 गेंद बोली तो 5 गेंद आपने क्या माना y माना, तो 5 गेंद हो गई, कितने रुपए में 1750 में, कितने रुपए आ गए 1750 में आ गए। सेम बात वही, यहाँ बल्ले हैं गेंद है, तो बल्ले और गेंद दोनों दुकानदार पर लेने जाएगा, रुपए कैसे देता है वो मिला के देता, ना कि घटा के देता है, तो बीच में कौन आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये आपके पास आ गई दूसरी समीकरण। आपने सबसे पहले काम क्या करा, आपने x माना और y माना, फिर आपने पहला समीकरण बनाया पहला प्रश्नानुसार के साथ, फिर पुनः करके आपने दूसरा प्रश्नानुसार किया, दूसरी आपने समीकरण बनाई। अब आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखते हैं आपके पास समीकरण 1 कौन आई, तो आपके पास समीकरण 1 आई है 7x + 6y = 3800। अब पीछे लिख दो समीकरण 1 में 7x + का 6y = 3800, ये आपके पास समीकरण 1 है। दूसरी आपके पास होगी 3x + 5y, 3x + 5y = 1750, 3x + का 5y = 1750, ये आपके पास दूसरी समीकरण आ गई। अब इस विधि को किसी भी मतलब इस समीकरण को किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो पहले दूसरे प्रश्न में आपको डायरेक्ट विधि सिखाई थी। डायरेक्ट विधि कब लगती है, या दोनों x सेम हो या दोनों y सेम हो, ना यहाँ x सेम हो ना y सेम है। सर x और y सेम क्यों नहीं है, ऊपर 7 संख्या नीचे 3 है, ऊपर 6 और नीचे कौन है 5 है, तो हमारे पास ना x सेम हो ना y सेम है। आप पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, पहले में x सेम था और दूसरे वाले में x सेम था। x सेम हो या y सेम हो तो डायरेक्ट क्या होता है, चिन्हों को बदल दिया जाता है, x कट जाता है, y से y कट जाता है, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। अब इस वाले में क्या है, ना x सही हो ना y सही है। इस विधि को आपको करना पड़ेगा विलोपन विधि, जो विलोपन विधि आपने अभी सीखी नहीं है। विलोपन विधि है 3.3 में, पर इस कोर्स में प्रतिस्थापन विधि से आप मत करना। अगर प्रतिस्थापन से करते हो तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, तो इसको अपन करते हैं विलोपन विधि से। अब ध्यान से देखना विलोपन विधि से अपन कैसे करेंगे। तो पहले अपन साइड में लिख देंगे विलोपन विधि के द्वारा, साइड में या बीच में क्या लिख दोगे, विलोपन विधि के द्वारा। हम लिखा विलोपन विधि के द्वारा। अब करते हैं विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि में क्या होता है डियर स्टूडेंट, केवल इतना सा काम होता है, जो आगे वाले x है ना, इन दोनों वाले x को बराबर करना होता है। जो वाले आगे वाले x होता है ना, इन दोनों वाले x को बराबर करना होता है, जिससे x कट जाता है। अब बराबर कैसे करते हैं, देखिए जो ऊपर संख्या होती है ना उसका अपन इंटू समीकरण 2 में कर देंगे, जो नीचे संख्या होती है उसका इंटू अपन समीकरण 1 में कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ऊपर आपको 7 दिखाई दे रहा है, ऊपर कौन दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला 7 है ना उसका समीकरण 2 में कर देंगे इंटू 7 से। और नीचे आपको कौन दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, जो नीचे 3 दिखाई दे रहा है उसका इंटू अपन कर देंगे 3 में। ऐसा क्यों करा,
कि समीकरण 1 में समीकरण 2 में 7 से इंटू कर देंगे और नीचे वाला 3 है उसको समीकरण 1 में 3 से इंटू कर देंगे। ऊपर नीचे इंटू इसलिए करा कि दोनों का इंटूपन करेंगे जिससे एक्स एक्स क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, अपना वाई का आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में y का मान जो भी आया समीकरण 1 में रख दोगे, वहां से आपका x का मान आ जाएगा। तो केवल अपन ने क्या करा, ऊपर 7 था तो नीचे इंटू में 7 लिख दिया, नीचे 3 था तो इंटू अपन ने 3 लिख दिया। अब लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में करेंगे 3 से गुणा और समीकरण 2 में करेंगे 7 से गुणा। तो लाइन लिखते हैं अपन, समीकरण 1 में, तो अपन समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं, 7 से गुणा करने पर। अब ध्यान से देखिए अपन आगे कैसे करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको यही सिखाया था कि कैसे करें, ध्यान से देखिए। अब 3 का इंटू इन सभी में कर देंगे पहली समीकरण में, 7 का इंटू समीकरण दूसरी समीकरण में अपन करते हैं। देखिए 3 का इंटू 7x में करना है, ये लाइन माइन आपको खींचने केवल समझाने के लिए है। 3 इंटू 7x कितना होता है, 21x होता है, प्लस का प्लस। 3 का इंटू 6y में करते हैं, 3 इंटू 6y कितना होता है, 18y होता है, बराबर का बराबर। 3 का इंटू आपको 3800 में करना है, तो 3 का इंटू 3800 में करते कितना आएगा, 11400 आएगा। अब सेम इसी प्रकार 7 का समीकरण 2 में कर लो आप, 7 इंटू 3x कितना होता है, 21x होता है, प्लस का प्लस। 7 इंटू 5y कितना होता है, 35y होता है, बराबर का बराबर। अब 7 का इंटू 1750 में करना है, ये आपका आएगा 12250 आएगा। अब आपने इंटू सभी में कर दिया। अब क्या होता है, चिन्हों को बदला जाता है। क्या होता है, चिन्हों को बदला जाता है नीचे के द्वारा, ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको प्रश्न सेकंड में कराया था, वहां पर m का मान ज्ञात कर रहे थे। चिन्हों को कैसे बदला जाता है, देखो चिन्हों को बदला जाता है नीचे के द्वारा। प्लस के 21x है, प्लस का 35y, प्लस का 12250 है, प्लस वाला बन जाता है माइनस, माइनस वाला बन जाता है प्लस। ये आगे क्वेश्चन प्लस का मानते हैं, तो पता है प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी यहाँ क्वेश्चन प्लस का मानते हैं, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब क्या लिख दोगे, यहाँ घटाने पर, क्या लिख दोगे, यहाँ घटाने पर। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं पीछे लिख दूंगा, पीछे घटाऊंगा। देखिए अब ये 21x माइनस का कहलाएगा, 35y माइनस का कहलाएगा, और 12250 माइनस का कहलाएगा। अब ये प्लस ऊपर देखो, ऊपर तो प्लस का 21x है, प्लस का 18y है, और प्लस का 11400 है, नीचे माइनस के 21x है, माइनस का 35y कहेंगे, माइनस का 12250 कहेंगे। अब प्लस के 21x से माइनस 21x क्या हो गया, कैंसिल। इसलिए अपन ने बराबर किया था, ऊपर 7 का इंटू नीचे किया था, नीचे वाला 3 का इंटू ऊपर किया था। तो प्लस के 21x से माइनस 21x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब प्लस का 18y है और माइनस का 35y है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 35y में 18y घटाते हैं, कितना आता है, 17y। कितना आता है, 17y आता है। अब प्लस का 18 बड़ा है कि माइनस का 35 बड़ा है, तो अब बोल दो माइनस का 35 बड़ा है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। बराबर का बराबर चल ही रहा है, आगे देखिए आप। अब प्लस का 11400 है, माइनस का 12250 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 12250 में से 11400 घटाएंगे, कितना आएगा, 850 आ जाएगा। अब प्लस का 11400 बड़ा है कि 12250 बड़ा है, सर 12250 बड़ा है, किसका चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, सर किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। वाई वाला कितना बचा अपने पास, 850। 17 भी गुणा में है, कुछ संख्या बीच में ना, कुछ चिन्ह बीच में क्या मानते हैं, गुणा का मानते हैं, तो 17 गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये आसानी से आप काट लोगे। 17 पंजे कितना होता है, 85, और 0 का 0, तो आपका y का आंसर कौन आया, 50 आया। अब आपको निकालना है x का आंसर, तो y का आंसर जो भी है किसमें रखोगे आप, समीकरण 1 में, जिससे अपना आंसर हमेशा आपको याद रहे, रिवीजन करते टाइम पे और प्रैक्टिस करते टाइम पे। तो y का आंसर 50 किसमें रखोगे आप, समीकरण 1 में रखोगे। तब लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर अपन देखते हैं अपनी समीकरण 1 कौन है। समीकरण 1 अपन को दिखाई दे रही है 7x प्लस का 6y बराबर 3800। तो पीछे लिख देंगे अपन 7x प्लस का 6y बराबर 3800, इसे अपन y का मान रखेंगे।
कैसे रखेंगे देखिए, 7x प्लस का 6, कुछ ना बीच में इंटू मानते हैं। आपका y का आंसर कौन आया है 50, तो y क्या कौन रखोगे 50, बराबर कौन चल रहा है आपको 3800। 3x 7x का 7x प्लस का प्लस 6 इंटू 50 कितना होता है 300, बराबर कौन चल रहा है आपके पास 3800। आपको मान निकालना है x का, तो संख्या प्लस वाली साइड कम पहुंच जाती है माइनस में। 7x का 7x बराबर चल रहा है 3800। 300 अभी किस में है प्लस में है, तो 300 प्लस वाली साइड किस में पहुंच जाएगी माइनस में पहुंच जाएगी। तो अब पीछे क्या लिखोगे 7x का 7x बराबर का बराबर, 7x का 7x बराबर का बराबर। अब आसानी से देखिए आगे 3800 माइनस 300, तो 3800 माइनस 300 कितना होता है 3500 होता है। आगे देखिए x बराबर 3500 का 3500। अभी सिखाया था बीच क्वेश्चन गुणा मानते हैं, 7 गुणा वाला काम बचता बटे में यानी भाग में। x बराबर 7 पंजे 35, 00 का 00, तो आपका x का आंसर कौन आया 500 आया। अब आपका x का आंसर भी आ गया और y का आंसर भी आया। जो आपने x माना था बल्ले वहां पर x का मान रख दो, जो y माना वहां y का मान रख दो। देखिए आपने x माना था, प्रत्येक बल्ले का मूल आपने x मान माना था, प्रत्येक गेंद का मूल आपने y मान माना था। तो x में x का मान रखिए, y में आप y का मान रखिए। तो अपन लिखते हैं अतः प्रत्येक बल्ले का मूल, प्रत्येक बल्ले का मूल बराबर और प्रत्येक गेंद का मूल बराबर, प्रत्येक बल्ले का मूल गेंद का मूल बराबर। तो प्रत्येक बल्ले का मूल आपने रुपए x माना था, यहाँ रुपए x का मान रखिए, प्रत्येक गेंद का मूल बाय का मान रखिए। x का मान कौन 50 आया, तो बल्ले x माना था तो x का आपने 50 लिख दिया। y का आंसर आपका 50 आया था, तो आप गेंद के मूल ने बाय माना था तो बाय का 50 रख दो। तो सिद्ध हो गया कि मतलब प्रूफ हो गया कि एक बल्ले का मूल 500 रुपए है और एक गेंद का मूल 50 रुपए है। इस प्रकार अपने आज की वीडियो का कोर्स समाप्त हो गया। थैंक यू।